नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपके साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। यहाँ पर हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम। देखिए, इकोसिस्टम होता क्या है? हम जिस नेचर के अंदर रह रहे हैं, जिस प्रकृति के अंदर रह रहे हैं, उस प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं। साथ के साथ जो है बहुत सारे ऐसे घटक हैं, जैसे कि हमको लाइट की ज़रूरत होती है, यानी कि प्रकाश है, ताप है, जलवायु है। ये जितनी भी भौतिक राशियां हैं, ये भी कुछ घटक है जो कि मिलके हमारा क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। अब इस इकोसिस्टम को कहा जाता है परितंत्र। इस परितंत्र के अंदर देखिए हमारे पेड़ पौधे भी होते हैं, बहुत सारे और कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो जो पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, वो दो तरीके के कंपोनेंट से मिलके बना होता है। आप कहोगे कौन कौन से कंपोनेंट? तो होते हैं एक तो अपने जैविक घटक, एक क्या होते हैं? अपने जैविक घटक होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं? अपने अजैविक घटक होते हैं। अब देखो, जैविक घटकों के अंदर अपना बायोटिक कंपोनेंट अपन इनको कहते हैं, और इनके अंदर कौन कौन आते हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है? यहाँ पर सजीव। अब सजीवों में आपके पेड़ पौधे भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, साथ के साथ जितने भी ऐसे जीव हैं जो कि जिंदा है, गमन कर सकते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। तो जितने भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है, चाहे कोई जानवर है, पक्षी है, ये सब क्या है? अपने जैविक घटकों के अंदर यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। दूसरा आता है अपना परितंत्र के दूसरे घटक, जिन्हें अपन कहते हैं अजैविक घटक यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब इन एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर जितनी भी भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियों से मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे ताप हो गया, जैसे प्रकाश हो गया, जैसे दाब हो गया, जैसे जलवायु हो गई, ये सब क्या है? अपने एबायोटिक कंपोनेंट है, अजैविक घटक। ये लिविंग नहीं है, लेकिन ये क्या है? भौतिक राशियां हैं, इसीलिए अपन इनको कहते हैं अजैविक घटक। और ये मिलके क्या करते हैं? एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। देखिए आगे, पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की संरचना व कार्य का प्रतीक है। पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। क्या है? जो परितंत्र है वो अपनी प्रकृति की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। भाई देखो, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कैसे है? जो बायोम्स का निर्माण होता है वो इकोसिस्टम से ही होता है। तो ये तो एक इसकी यूनिट हो गई। क्रियात्मक, भाई इसके अंदर ही तो जो सारे ऑर्गेनिज्म है वो रहते हैं, सारे जीव हैं जो रहते हैं, तो ये क्या हो गई? क्रियात्मक भी हो गई। यह स्वचालित व स्वनियंत्रित होता है। स्थायी या अस्थायी दोनों हो सकते हैं अपने इकोसिस्टम। स्थायी और अस्थायी से यहाँ पर क्या मतलब है कि ये जो अपने इकोसिस्टम है ना, ये मतलब बिल्कुल जब तक जिंदा है, यानी कि जब तक पृथ्वी पर जीवन है तब तक ये रहेंगे। तो यानी कि ये स्थायी भी हो सकते हैं। एक होते हैं अस्थायी, हो सकता है कि ये केवल कुछ सालों तक रहे, जैसे उजड़ जाए, उनको अपन कहते हैं अस्थायी। तो ये अपने इकोसिस्टम जो है स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। आगे देखिए, यहाँ पर परितंत्र जो है अपना दो प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखो, नेचुरल इकोसिस्टम अपन किसे कहते हैं? सबसे पहले इस पे बात करते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम होता है जो हमारी प्रकृति में नेचुरली पाया जाता है, यानी कि जिनका निर्माण ह्यूमंस ने नहीं किया है, वो क्या है? अपने प्राकृतिक परितंत्र है, नेचुरल इकोसिस्टम है। जैसे कि जो समुद्र है, बड़े बड़े ओशियंस है, क्या उनका निर्माण जो है मानव ने किया है? क्या? नहीं। यानी कि ये प्रकृति के द्वारा पहले से ही यहाँ पे व्याप्त है, इसीलिए अपन इनको कहते हैं प्राकृतिक इकोसिस्टम। दूसरा अपना आता है कृत्रिम इकोसिस्टम, जिसे अपन क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। अब इस आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये जो है ह्यूमन
होते हैं, यानी कि मैन मेड इकोसिस्टम है, मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हें जो है घर में गार्डनिंग पसंद है, तो तुमने अपने घर में छोटा सा एक गार्डन बना लिया, तो ये भी तो एक तरीके से इकोसिस्टम ही हुआ छोटा सा, लेकिन ये तुम्हारे द्वारा निर्मित है, तो इसीलिए अपन इसको कहते हैं कृत्रिम पारितंत्र। जैसे मान लीजिए कि जो है आपको फिशेस को पालना बहुत पसंद है, तो आपने अपने घर में एक छोटा सा एक्वेरियम बना लिया, उसमें फिशेस रख दी, तो ये क्या हुए, मानव के द्वारा निर्मित है, यानी कि अपना कृत्रिम पारितंत्र है। अब देखिए, जो अपने नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्थलीय और दूसरा होता है जलीय। स्थलीय से मतलब क्या है कि जो आपके स्थल पर हो, धरती पर इकोसिस्टम जो बने हुए हैं उन्हें अपन कहते हैं स्थलीय पारितंत्र, और जो जल के अंदर इकोसिस्टम है उन्हें अपन कहते हैं जलीय पारितंत्र। स्थल पे जैसे वन हो गए, घास के मैदान हो गए, या फिर वृक्ष, रेगिस्तान, ये सब क्या है आपका जो है स्थलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र आपका कैसा होता है, जल के अंदर, तो प्रवाहित पारिस्थितिकी तंत्र, झरना, नदी, नाला, और स्थिर जलीय तंत्र आपका झील, तालाब और सरोवर। तो इस तरीके से जो इकोसिस्टम है उसको अपन ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक होता है आपका नेचुरल इकोसिस्टम। अब ये क्या है, आपका नेचुरल इकोसिस्टम है, एक प्राकृतिक पारितंत्र है। इस नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आप देख रहे होंगे ये कैसा है, जलीय इकोसिस्टम है। इस पानी के अंदर बहुत सारी फिशेस हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और ये जो है इस पानी के अंदर रह रहे हैं, इस ओशियन के अंदर रह रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अपना प्राकृतिक पारितंत्र, यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम। यहीं पर जो है ये क्या है, अपना कृत्रिम पारितंत्र। आप कभी शादियों में गए हो? अरे ऑफ कोर्स गए होंगे, खाने पीने के तुम सारे ही शौकीन होंगे। देखो, जो कृत्रिम पारितंत्र होता है, आप जैसे शादियों में गए हो, वहाँ पे आपने देखा होगा जहाँ पर वो प्लेट्स डेकोरेट करते तो ऐसे झरना सा भी बना देते हैं, या फिर शादियों में जो है क्या करते हैं कि एक सेल्फी पॉइंट बनाते हैं, वहाँ पर ऐसे झरना सा बना देते हैं। तो एक तरीके से वो भी इकोसिस्टम हुआ, आर्टिफिशियल, मैन मेड है। अब वो क्या है आपका, यहीं पर दिखाया गया है कि जो मानव के द्वारा निर्मित इकोसिस्टम होता है उसे अपन क्या कहते हैं, कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। आई नहीं आई बात समझ में? इस तरीके से अपने इकोसिस्टम को अपन ने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। आगे चलते हैं। परितंत्र के घटक, अभी मैंने आपको बताए परितंत्र के दो घटक, एक होते हैं जैविक घटक जिन्हें अपन क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। इसके अंदर क्या आएंगे, अपने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, यानी कि सारे सजीव आएंगे। अब देखो, इन सजीवों में आपके उत्पादक हो सकते हैं। उत्पादकों में आपके आते हैं कौन, तो उत्पादकों के अंदर आते हैं अपने पेड़ पौधे और कुछ जो है नील हरित शैवाल। उत्पादक से मतलब यहाँ पे होता है प्रोड्यूसर, जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है। उत्पादकों से मतलब क्या है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उन्हें अपन कहते हैं उत्पादक। अब आप कहोगे कि मैडम हम भी तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, हम भी तो जो है मार्केट से सब्जी लाते हैं और खुद पकाते, तो हम भी तो उत्पादक हुए। अरे नहीं रे, देखो उत्पादकों से मतलब यहाँ पर ये है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करे। हम कोई ना कोई सब्जी ही तो पकाते हैं, या फिर नॉन वेजिटेरियन लोग कोई ना कोई जानवर को पका के खाते हैं। तो हम किसी ना किसी तरीके से अपने भोजन किससे ले रहे हैं, या तो पेड़ पौधों से ले रहे हैं या किसी दूसरे जानवरों से ले रहे हैं। हम थोड़ी ना खुद अपना भोजन बना रहे हैं, यानी कि ऊर्जा बना रहे हैं। वो जो है अपना भोजन हमें ट्रांसफर हो रहा है, हमें मिल रहा है या तो पेड़ पौधों से या फिर दूसरे जीवों से। हम तो केवल उसको पकाने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। और पेड़ पौधों और कुछ नील हरित शैवाल के अंदर जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये उत्पादक क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग की कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसको प्रकाश की उपस्थिति में, और इनके अंदर एक वर्णक पाया जाता है। बताओ कौन सा वर्णक है, क्लोरोफिल वर्णक।
इनकी उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं और जलवाष्प की बूंदों के रूप में पानी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। फिर इन्हीं जैविक घटकों के अंदर आपके क्या आते हैं, उपभोक्ता आते हैं। उपभोक्ता से मतलब क्या है कि जो कि आपके उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे उन्हें अपन कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, जो केवल क्या करेंगे, इन पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहेंगे। अब इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को मान लीजिए कि किसी और ने खा लिया, कोई जैसे जो है मांसाहारी है उसने इस जीव को खा लिया, तो वो क्या हुआ आपका द्वितीयक उपभोक्ता, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये क्या हो गए, प्राथमिक मांसाहारी। शीर्षस्थ उपभोक्ता अपन किसे कहते हैं, जो किसी भी फूड चेन के अंदर, आप कहोगे कि मैडम फूड चेन क्या है, तो अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर फूड चेन पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। देखिए, शीर्षस्थ उपभोक्ता होते हैं जो कि खाद्य श्रृंखला में सबसे टॉप पर होते हैं। शीर्षस्थ का मतलब है टॉप कंज्यूमर, यानी कि जिनको कोई और नहीं खा सकता। जैसे हम लोग हैं, हमें कोई और नहीं खा सकता। आप कहोगे कि अरे मैडम ऐसे कैसे नहीं खा सकता, मुझे तो बचपन में कुत्ता काट गया था। अरे काट गया था, लेकिन आपको खाया थोड़ी था, पूरा काटा ही तो था। यानी कि अब ये बात अलग है कि कोई मार के पका दे, वो बात अलग है, लेकिन वैसे जनरली ऐसा नहीं होता है ना कि किसी को भूख लग रही है तो इंसान को काट के खा गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये शीर्षस्थ उपभोक्ता वो होते हैं जिन्हें कोई और नहीं खा पाता। ठीक है, लघु उपभोक्ता या अपघटक, इनको अपन क्या कहते हैं, इनको कहते हैं डीकम्पोजर्स। ये क्या होते हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि क्या करते हैं, अपघटन का कार्य करते हैं। क्या अपघटन का कार्य करते हैं। जैसे आपको पता है कि जैसे मान लो कि बहुत सारी फूल पत्ती हैं, वो आपके नीचे गिर गई, अब उनसे खाद भी तो बनती है। आपने देखा होगा कि इनसे जो है खाद बन जाती है, पेड़ के लिए अच्छी होती है। तो इनका अपघटन करना भी तो जरूरी होता है। तो इनका अपघटन कौन करता है, यही सूक्ष्मजीव करते हैं। जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये क्या है, इनका अपघटन करते हैं। तो ये हो गए आपके क्या, अपघटक। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आएंगे, जैविक घटकों के अंदर आएंगे, यानी कि लिविंग जो है अपने बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे। अब अपन आते हैं अजैविक घटक, जिनको मैंने क्या कहा था, ए बायोटिक कंपोनेंट कहा था। ए बायोटिक कंपोनेंट से मतलब यहाँ पर क्या है आपका, कि जितनी भी भौतिक राशियां हैं, जैसे कि ताप है, प्रकाश है। अब आपको पता है कि हम इस प्रकृति के अंदर, इस नेचर के अंदर रहते हैं, तो हमारे यहाँ का तापमान भी चेंज होता रहता है, जलवायु चेंज होती रहती है, हमें प्रकाश भी मिलता है। क्या हम इन सब के बिना जी सकते हैं, नहीं जी सकते। तो यानी कि ताप, प्रकाश, जल, मृदा, वायु, जितने भी आपकी भौतिक राशियां हैं, वो सब किसके अंदर आती है, अजैविक घटकों के अंदर आती है। आ गई बात समझ में। और ये मिलके क्या बनाते हैं, ये क्या है, अपने पारितंत्र के घटक है। आगे चलते हैं, देखिए अब अपन आते हैं उत्पादकता पे। उत्पादकता को कहा जाता है प्रोडक्टिविटी। क्या कहा जाता है, प्रोडक्टिविटी कहा जाता है उत्पादकता को। देखो उत्पादकता क्या होती है, मैंने क्या कहा कि आपके जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, बताया मैंने आपको। तो देखो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं, यानी कि जैव भार का उत्पादन करते हैं। जैव भार को अपन क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। क्या कहा जाता है, बायोमास। इस जैव भार के उत्पादन को ही अपन क्या कहते हैं, उत्पादकता, यानी कि प्रोडक्टिविटी। अब ये जो प्रोडक्टिविटी होती है, इसकी यूनिट अपन लेते हैं ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और आपके किलो कैलोरीज, अगर ऊर्जा को ले अपन तो ऊर्जा किलो कैलोरी में, तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, ये क्या है, इसकी उत्पादकता की यूनिट है। अब एक और चीज देखिए, ये जो आपकी उत्पादकता होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी
प्राथमिक उत्पादकता यानी कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यानी कि द्वितीयक उत्पादकता। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राथमिक उत्पादकता की। देखो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? आपके जो है पेड़ पौधे हैं, उन्होंने क्या किया? फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस करके उन्होंने जैव भार का निर्माण किया, तो वो क्या हुई? आपकी प्राथमिक उत्पादकता हुई, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुई। अब ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ये भी आपके दो टाइप की होती है। एक होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे अपन कहते हैं जीपीपी, और एक होती है आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या होती है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसे अपन कहते हैं एनपीपी। देखो, सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, जिसे अपन कहते हैं जीपीपी। इसे हिंदी में कहा जाता है सकल प्राथमिक उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता से क्या मतलब है? देखो भाई, पेड़ पौधों ने फोटोसिंथेसिस किया, जैव भार का निर्माण किया, तो ये जितनी टोटल ऊर्जा का निर्माण हुआ, जितनी जो है उत्पादकता हुई टोटल, उसे अपन कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि सकल प्राथमिक उत्पादकता। अब देखो, पेड़ पौधे हैं भाई, श्वसन की प्रक्रिया भी करते हैं, और जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी इनके अंदर होती है, होती नहीं होती? इन सब चीज़ों के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है? ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो जितनी उत्पादकता इन्होंने, जो आपके उत्पादक हैं पेड़ पौधे हैं, जितनी उन्होंने रेस्पिरेशन में और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में एनर्जी का यूज़ कर लिया, और उसके बाद जो बची उसे अपन क्या कहते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इस बात को इस तरीके से समझो। शार्क टैंक इंडिया देखते हो तुम लोग, उसमें कहते हैं ना कि कितनी प्रोडक्टिविटी है तुम्हारे इसके अंदर, कितना बचता है, कितना नहीं बचता, उसको इस तरीके से समझो। यानी कि मान लीजिए कि एक जो है पूरे बिजनेस है, उसने इतने लाख रुपए कमाए, तो वो तो क्या हुई? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुई, सकल प्राथमिक उत्पादकता हुई। लेकिन अब उस जितना भी उसने कमाया है, उस कमाए हुए में से वो अमाउंट वो हटा देते हैं जो उन्होंने उस कार्य को करने के लिए यूज़ में ले लिया। जैसे मान लीजिए उस बिज़नेस को सेटअप करने में उनके 10 लाख रुपए लग गए, और किसी काम को करने के लिए उनके थोड़े बहुत और रुपए लग गए, तो वो जो रुपए लगे, उस जो पूरा उत्पादकता आई है, प्रोडक्टिविटी हुई है, उसमें से उन्होंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो बचा जो, उसे अपन क्या कहते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि एनपीपी। आई नहीं आई बात समझ में? अगर मैं इनके बीच में रिलेशन लिखूं तो मैं ये लिख सकती हूँ जीपीपी इज इक्वल टू आपका एनपीपी प्लस आर। आर क्या है यहाँ पर? कि रेस्पिरेशन में और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर जो आपकी उत्पादकता इन्होंने यूज़ में ले ली। और मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ एनपीपी इज इक्वल टू आपका जीपीपी माइनस आर। इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो ये क्या है? आपकी सकल प्राथमिक उत्पादकता और आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, देखो, प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न की गई कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है। इसे भार यानी कि ग्राम पर मीटर स्क्वायर या ऊर्जा किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैव भार के उत्पादन की दर को अपन क्या कहते हैं? जो भी बायोमास उत्पादित हो रहा है उसे अपन कहते हैं प्रोडक्टिविटी। इसे भी भार यानी कि ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या ऊर्जा किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के रूप में व्यक्त किया जाता है। आई के नहीं आई बात समझ में? तो ये क्या हुई? अपनी उत्पादकता हुई। आगे देखिए, प्राथमिक उत्पादकता यानी कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये आपकी दो टाइप की होती है। आपके पहली है कौन सी? सकल प्राथमिक उत्पादकता, जिसे अपन क्या कहते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। दूसरी कौन सी है? आपकी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी दो टाइप की है, प्राइमरी सेकेंडरी, और ये नेट और ये आपकी ग्रॉस। ठीक है, ये दो टाइप की आपकी क्या होती है? उत्पादकता होती है। आगे चलते हैं।
सकल प्राथमिक उत्पादकता यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उत्पादकों के संग्रहित कुल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? संश्लेषी उत्पाद कुल क्या कहलाते हैं? सकल प्राथमिक उत्पादकता यानी कि जितना उस बिजनेस ने कमाया टोटल, वो आपकी सकल प्राथमिक उत्पादकता हो गई। ये किस किस पर निर्भर करेगी? पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करेगी। भाई प्रकाश की उपस्थिति में ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी, तो प्रकाश क्या है? एक पर्यावरणीय कारक है। पोषकों की उपलब्धता की कितना जो है पोषक उपलब्ध है और ये अपने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसको बना पा रहे हैं। पादप की प्रकाश संश्लेषण क्षमता, इन सब पर निर्भर करती है क्या? आपकी सकल प्राथमिक उत्पादकता। आगे चलते हैं, फिर आपकी आती है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पादपों द्वारा श्वसन व उपापचय के बाद शेष बचे पदार्थ की मात्रा यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जो है इन्होंने रेस्पिरेशन में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में अपनी इसका कार्बनिक पदार्थों का यूज कर लिया, तो जो बचा बाद में वो क्या है? आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। वही कि बिजनेस में जो भी खर्चे हुए खुद के यूज के लिए जो लेने थे वो निकालिए, बाकी बचा आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गया। देखिए एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर और जीपीपी इज इक्वल टू एनपीपी प्लस आर कर सकते हैं। आर क्या है? श्वसन और उपापचयी क्रियाओं में जो इन्होंने कार्बनिक पदार्थ यूज में ले लिया है आपके उत्पादकों ने। यह उपभोक्ता के उपयोग के लिए उपलब्ध क्या है? जैव भार। अब देखो यहाँ पर जो है क्या बच गया अपने पास? एनपीपी, ठीक है, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। अब इन उत्पादकों को कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा। उत्पादकों को कौन खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं। अब ये जो प्राथमिक उपभोक्ता है, तो ये जो आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये कहाँ जाएगी? प्राथमिक उपभोक्ताओं के पास जाएगी। यानी कि ये जो जैव भार है अब, यानी कि ये जो बायोमास है वो किसके लिए उपलब्ध होएगा? जो प्राथमिक उपभोक्ता है उनके लिए। अगली बात समझ में, क्योंकि फूड चेन अपन कैसे बनाते हैं? फूड चेन में सबसे पहले आपके क्या आते हैं? उत्पादक आते हैं, फिर उत्पादकों को कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं को कौन खाता है? द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ताओं को तृतीयक, और तृतीयक को फिर शीर्षस्थ। ठीक है, इस तरीके से ये क्या चलती है? आपकी फूड चेन चलती है। आगे चलते हैं, द्वितीयक उत्पादकता विषम पोषियों द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर क्या है? आपके द्वितीयक उत्पादकता है। और देखिए प्रति इकाई क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की उत्पादकता क्या होती है? सबसे ज्यादा। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन आपके क्या है? स्थायी परितंत्र है। ठीक है, तो ये तो हुई बात किसकी? उत्पादकता की, यानी कि प्रोडक्टिविटी की। आज की इस क्लास के अंदर हम उत्पादकता और अपघटन ये दो चीजें ही पढ़ने वाले हैं। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के दो महत्वपूर्ण कार्य है, ऊर्जा का प्रवाह और खनिज चक्र या पोषण चक्र। एनर्जी फ्लो हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। एनर्जी फ्लो में क्या होता है कि जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कितना होता है? ओनली 10% होता है। बाकी की जो ऊर्जा है वो ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाती है। इसको अपन पढ़ेंगे अच्छे से अगली क्लास के अंदर। अभी देखिए यहाँ पर बात करते हैं अपघटन की। अपघटन को अपन क्या कहते हैं? डीकंपोज। क्या कहा जाता है? डीकंपोज कहा जाता है। तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्व जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल व पोषक पदार्थों में खंडित करना क्या कहलाता है? अपघटन कहलाता है। अब ये जो आपका डीकंपोज है ये डीकंपोजर्स के द्वारा किया जाता है। जैसे कि डीकंपोजर्स आपके क्या क्या होते हैं? जीवाणु हो गए, अभी भी हमने देखा ना, जीवाणु हो गए, कवक हो गए, ये क्या है आपके डीकंपोजर्स है। डीकंपोज के यानी कि अपघटन के 5 चरण होते हैं। पहला अपना आता है खंडन।
खंडन को अपन क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहा जाता है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? देखो, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, अब बड़े बड़े कोई खाने के टुकड़े हैं, उन खाने के टुकड़ों को पहले छोटा छोटा तोड़ना पड़ेगा। डाइजेशन की प्रोसेस में भी यही होता है कि जो है जटिल जो अपने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज करते हैं डाइजेशन के थ्रू। ऐसे ही अपघटन में भी क्या होता है, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है, यानी कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, उसे अपन कहते हैं खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। दूसरा देखिए निक्षालन, इसको अपन क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है लीचिंग। क्या कहा जाता है? लीचिंग कहा जाता है। लीचिंग का मतलब यहाँ पर होता है कि ये जो अपने छोटे छोटे खंड हैं इनका मृदा के अंदर प्रवेश, इसको कहा जाता है लीचिंग। थर्ड अपना आता है अपचय। तो ये क्या हुआ? कैटाबॉलिज्म। अपचय को क्या कहा जाता है? कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो इनका क्या हो गया? ये जो आपके डिकम्पोजर्स होते हैं उनके द्वारा इनका कैटाबॉलिज्म होता है, अपचय होता है। फिर आता है आपका ह्यूमस का बनना, तो इसको अपन कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। क्या कहा जाता है? ह्यूमिफिकेशन कहा जाता है। तो एक ऐसी संरचना बन जाती है, उसको अपन कहते हैं क्रिस्टल रहित संरचना को ह्यूमस का निर्माण होना। और लास्ट आपका आता है खनिजी भवन, जिसे अपन क्या कहते हैं? मिनरलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इन 5 जो है चरणों के अंदर आपकी अपघटन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। देखिए यहाँ पर स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन, देखो फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। ठीक है, ये क्या है आपका? जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा कार्बनिक पदार्थ है, जटिल कार्बनिक पदार्थ, अब इस जटिल कार्बनिक पदार्थ का क्या होगा? अपघटन होगा, यानी कि आपके अकार्बनिक पदार्थों में ये चेंज होगा। देखिए सबसे पहला अपरद यानी कि डेट्राइट्स किसे कहते हैं? पत्तियां, छाल, फूल, प्राणियों के मृत अवशेष क्या कहलाते हैं? आपके अपरद कहलाते हैं। जैसे इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये किसी जानवर का है या किसी का क्या है? अवशेष है, फॉसिल है, तो ये क्या है? अपना अपरद हो गया। अपरदहारी, और इनको क्या कहा जाता है? अपरदहारी यानी कि डेट्राइटिवोरस, जो इनका क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया? केचुआ, तो ये केचुए क्या है? आपके खाद बनाने के भी काम में आते हैं। अब खाद कैसे बनती है? उसमें भी तो अपघटन ही होता है ना, तो उसको अपन कहते हैं क्या? डेट्राइटिवोरस कहा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए अपघटन के चरण। पहला है अपना खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होगा? अपरद को छोटे छोटे खंडों में खंडित करना। ये जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया केचुआ, जैसे केचुआ क्या करता है? ये जो भी अवशेष है, फूल के हैं, पत्ती के हैं, या फिर किसी जानवर के या मनुष्य के, किसी के भी हो सकते हैं अवशेष, उनको छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाते हैं वो, उसको अपन क्या कहते हैं? खंडन। फिर दूसरी प्रोसेस आती है, उसे अपन कहते हैं लीचिंग यानी कि निक्षालन। जल में विलय अकार्बनिक पोषक भूमि की मृदा में क्या कर देते हैं? प्रविष्ट कर देते हैं, यानी कि जो है उसके अंदर आ जाते हैं मृदा के अंदर। थर्ड आता है कैटाबॉलिज्म। जीवाणु व कवक अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्या है? आपके डिकम्पोजर्स हैं, यानी कि अपघटन कर देंगे। फोर्थ आता है आपका ह्यूमिफिकेशन। गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण क्या कहलाता है? आपका ह्यूमिफिकेशन। और ये जो बनता है इसे अपन क्या कहते हैं? ह्यूमस, जिसके अंदर पोषक तत्वों का भंडार होता है और इनका अपघटन बहुत धीमी गति से होता है। लास्ट आता है आपका खनिजीकरण यानी कि मिनरलाइजेशन। ह्यूमस पुनः सूक्ष्म जीवों द्वारा खंडित होकर अकार्बनिक पोषकों को वातावरण में क्या कर देता है? मुक्त करता है।
ठीक है। तो इस तरीके से आपके पूरे अपघटन की प्रोसेस जो है, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। देखिए इसके अंदर यहाँ पर ये डिकम्पोजिशन को जो है बताया गया है। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, उनसे पत्तियां वत्तियां गिर गई, तो ये क्या है, अवशेष है। अब ये जो है इनका क्या होगा, पहले फ्रेगमेंटेशन, खंडन होगा। फिर ये क्या करेंगे कि भाई अंदर की साइड जो है मृदा के अंदर इसके जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं मृदा के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। वहां पर जो है आपके जीवाणु हो गए या कवक हो गए। देखो यहाँ पर ये क्या है, कवक ही है। यानी कि आपने देखा है मशरूम खाते हो, वो टोपी सी, पता नहीं क्या कहते हैं, शायद ना गाँव में ऐसा भी कहते हैं कि सांप की टोपी, कुछ ऐसा कहा जाता है, मुझे नहीं पता। तो ये क्या है, आपके जो मशरूम होता है ना, वो भी एक प्रकार की फंगस ही है, ध्यान रखना इस चीज को। तो इस फंगस और जीवाणुओं के द्वारा क्या होगा, इसका कैटाबॉलिज्म होगा। अब ये जो कैटाबॉलिज्म है, इसके बाद ह्यूमस का निर्माण होगा और वापस से जो है इसका मिनरलाइजेशन होके वातावरण में मुक्त हो जाएगा। आगे नहीं आई गई बात समझ में। ये प्रोसेस क्या है, पूरी ये आपकी है अपघटन की प्रोसेस। अब आपको जो है अपघटन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑक्सीजन आवश्यक होती है डिकम्पोजिशन के लिए। जलवायवीय घटक व अपरद के रासायनिक संगठन द्वारा निर्धारित, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है उत्पादकता और अपघटन। आया चैप्टर की स्टार्टिंग समझ में, थोड़ी बहुत उत्पादकता क्या होती है, अपघटन क्या होता है। इसके बाद अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे किसको, फूड चेन को, अपने पोषी स्तरों को, फूड वेब को बहुत अच्छे से। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। देखिए इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, जो कि क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसके बाद जो इकोसिस्टम है वो आपका दो तरीके का होता है। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, यानी कि आपका प्राकृतिक पारितंत्र, जो कि आपके प्रकृति द्वारा निर्मित होता है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े तालाब हो गए, बहुत बड़े बड़े समुद्र हो गए, वन हो गए, उन्हें अपन कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। दूसरा अपना आता है कृत्रिम पारितंत्र, जो कि मानव के द्वारा निर्मित है, जैसे एक्वेरियम हो गया, बगीचा हो गया, ये क्या है, आपके कृत्रिम पारितंत्र। अब ये जो आपके नेचुरल इकोसिस्टम होता है, ये स्थलीय भी हो सकता है और जलीय भी हो सकता है। दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या क्या हैं, एक है आपके जैविक और दूसरे हैं अजैविक। जैविक घटकों के अंदर आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि उत्पादक है और उपभोक्ता है, ये आएंगे अपने जैविक घटकों के अंदर। अजैविक घटकों के अंदर अपनी क्या आती है, जितनी भी भौतिक राशियां है, मृदा है, पानी है, इसके साथ साथ ताप है, प्रकाश है, ये सब क्या है, आपके अजैविक घटक है। ये मिलके परितंत्र बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। इसके बाद हमने देखा उत्पादकता के बारे में, तो जैव भार उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। अब ये जो उत्पादकता होती है, ये आपके दो टाइप की, एक तो होती है प्राथमिक और दूसरी द्वितीयक। प्राथमिक उत्पादकता, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बनिक पदार्थ का निर्माण, प्राथमिक उत्पादकता। ये प्राथमिक उत्पादकता दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक होती है सकल प्राथमिक उत्पादकता, दूसरी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। सकल को कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि जीपीपी। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है उसको अपन कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन अब इन जो पेड़ पौधे हैं, उत्पादक है, उनके द्वारा श्वसन में और उपापचय में कुछ कार्बनिक पदार्थ यूज में ले लिए जाते हैं, तो जो बचता है उसके बाद उसे अपन कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि एनपीपी। तो जीपीपी इज इक्वल टू एनपीपी प्लस आर, या फिर एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। आर क्या है, रेस्पिरेशन रेट आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमने देखा अपघटन के बारे में, डिकम्पोजिशन। 5 स्टेप होती है डिकम्पोजिशन की, कौन कौन सी होती है। सबसे पहला होता है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि खंडन। तो जैसे मान लीजिए बड़े बड़े कार्बनिक पदार्थों ने छोटे छोटे खंडों में विभक्त करना, फ्रेगमेंटेशन, खंडन कहलाता है। दूसरा है निक्षालन, यानी कि लीचिंग। तो जो आपके कार्बनिक पदार्थ है उनका मृदा में प्रवेश क्या कहलाता है, ये कहलाता है निक्षालन। थर्ड आपका आता है अपचय, यानी कि कैटाबॉलिज्म। जीवाणु और कवकों के द्वारा जो है इसका क्या किया जाता है, अपचय किया जाता है। चौथा आपका आता है ह्यूमिफिकेशन, तो एक ह्यूमस का निर्माण ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। और पांचवा आपका आता है क्या,
मिनरलाइजेशन यानी कि खनिजीकरण। तो जो भी ऐसे पोषक तत्व है वातावरण में पुनः क्या कर दिए जाते हैं, स्थानांतरित, उससे अपन कहते हैं मिनरलाइजेशन। इसी के साथ अपना उत्पादकता और अपघटन कंप्लीट होता है। अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे फूड चेन्स और फूड वेब के बारे में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।